सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और रिजवान साहब से दरखास्त है कि ये लखनऊ है, तहजीब की नगरी है, यहाँ बहुत डिसिप्लिन से बहुत स्लो मोशन में बात किया जाता है। रिजवान साहब प्लीज माफ कीजिएगा। अच्छा मैंने तो कह दिया, अरे भैया मैंने बहुत ज्यादा जोर बोल दिया। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुल्क का जो सेकुलर ढांचा है वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। जो सेकुलर ढांचा है उसको आप लोग बरकरार रखिए, ये सबसे मेरा आग्रह है जी। कौन सी बात जो सेकुलर ढांचे को परिभाषित कैसे करेंगे मान्यवर? हाँ, इस सेकुलर ढांचे को परिभाषित कैसे करेंगे? इस सेकुलर ढांचा जो आपने बोला, इस सेकुलर को परिभाषित कैसे करेंगे आप? परिभाषित करने का तरीका यह है कि हर हिंदू भाई मुस्लिम भाई का इस्तकबाल करें, हर मुस्लिम भाई हिंदू भाई का इस्तकबाल करें। इससे अच्छा कोई सेकुलर ढांचा नहीं हो सकता है भैया कि नेता लोग रहे नहीं देंगे। एक मिनट जनाब, जब मैंने आपसे पूछा सेकुलर को परिभाषित कैसे करेंगे, आप तुरंत हिंदू मुसलमान पर आ गए। मुझे पता था आप ये बोलेंगे। ये देश सेकुलर तब उस वक्त से है जब इस देश में एक भी मुसलमान नहीं था। ये तब से सेकुलर है, 5000 साल से सेकुलर है। इस देश को मुसलमान ने सेकुलर नहीं करा है, भारत की सभ्यता ही सेकुलर है। मुसलमान तो बहुत बाद में आया है। ठीक करिए अपनी हिस्ट्री, आप अपनी हिस्ट्री ठीक करिए थोड़ी। सवाल मोहसिन आप साहब अपनी से हिस्ट्री ठीक करिए। मुसलमान तो 1000 साल पहले आया है। ये देश सेकुलर 5000 साल से है। इस देश ने सबको समेटा है, सबको अपने में लिया है, मुसलमान को जैसे लिया है। इस देश को सेकुलर मुसलमान ने नहीं किया है। इस देश की संस्कृति ही सेकुलर। प्रियंका जी देशभक्ति कहती हैं, बीजेपी कहती है राष्ट्रवाद। क्या ये दोनों अलग चीजें या एक ही चीज है? बाद में पूछूंगा चुनाव कैसे पलट सकता है, या पलटता है या नहीं पलटता, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, जय हिंद, होली की सबको शुभकामनाएं। प्रियंका जी की क्या देशभक्ति है, ये तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी अभी वो राजनीति के खुल के उतरी हैं। पुलवामा में के पश्चात जब इस देश में एक तनाव की स्थिति थी, जंग की स्थिति थी, तो ये वो पार्टी को बिलोंग करती हैं जो 24 घंटे भी उस घटना को हजम नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे इन्होंने बयान दिए हैं, ऐसे ऐसे राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए हैं, प्रियंका जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए हैं कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को इन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन के साथ हमारा देश एक मत नहीं है। और दुनिया ने ये माना कि हमारे देश के साथ आतंकवाद हो रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने पूरी दुनिया को यह बताया कि यह काम नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव के लिए कर रहे हैं। अब हाल की अगर मैं बात देखूं तो मुझे प्रियंका गांधी के रिजवान साहब बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जवाब कि प्रियंका जी की देशभक्ति का जो बात है, और देशभक्ति से मतलब प्रियंका जी की नहीं, जिसको वो देशभक्ति कर रही, बीजेपी राष्ट्रवाद के, दोनों अलग मुख्तलिफ चीजें या एक है? जो परिवार संगम नहाने नहीं गया, आज वो प्रयाग से काशी तक नौका विहार कर रहा है गंगा के नाम पर। शर्म आनी चाहिए ऐसी देशभक्ति को, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। जी उमाशंकर जी। प्रतीक जी, क्या हमारे मित्र इसी तरीके से बैठ के झूठ बोलते रहेंगे? जब पुलवामा का अटैक हुआ था उस समय तक प्रियंका गांधी जी ना तो ट्विटर पर थी और ना फेसबुक पर थी। जिस दिन उनका पार्टी में ऐलान हुआ और वो 4 दिन लखनऊ रह के गई, उसके बाद उनका ट्विटर हैंडल उन्होंने बनाया। इनसे कहिए कि झूठ बोलने के लिए माफी मांगे। इनसे कहिए झूठ बोलने के लिए ये माफी मांगे। जो प्रियंका गांधी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन करने अपने भाई के घर जा सकती हैं, वो पुलवामा पे शहीदों के नाम एक संदेश बदलिए नहीं, पहले ट्विटर पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगिए। संदेश दिया देश के नाम, झूठ बोलने के लिए बदलिए नहीं, आतंकवाद के विरोध संदेश दिया उन्होंने। ये आदत है, आप झूठ बोलते हैं और माफी नहीं मांगते। ट्विटर हैंडल प्रियंका जी का नहीं था माय डियर फ्रेंड, माफी मांगिए आप देश के सामने। इस तरीके से झूठ नहीं चलेगा। आप झूठ बोलते हो। देखिए बीजेपी का प्रतीक जी सिद्धांत क्या है? झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, देश सच मान लेगा। बीजेपी मैं बीजेपी मैंने कब ज्वाइन करी मान्यवर? अब आप झूठ बोल रहे हैं। अरे वो कई झूठ बोल रहे हैं भैया। मैंने कब बीजेपी ज्वाइन करी? कई रूप, मैं कौन सा कई रूप हैं। अब आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए कई रूप हैं इनके। जो भी इंसान जो लोग आजादी की लड़ाई में भाजपा का सदस्य बोलने लगते हैं, आप प्रलाप कर लीजिए, बोलने लगते हैं। आप अपनी अस्थिरता का प्रलाप कर
लीजिए, बीजेपी ज्वाइन करी, नहीं अपनी असफलता का प्रलाप कर ले, भाजपा, मैं क्या जानूं? आप प्रलाप कर ले, आप बिल्कुल असफलता का प्रलाप करें, आपको अधिकार है, झूठ बोल रहे हैं, लोकतंत्र अधिकार देता है आपको, मुझसे आप बिल्कुल प्रलाप करें, भाजपा ज्वाइन करी है, आप प्रलाप कर लीजिए, आपको लोकतंत्र अधिकार देता है, अब असफलताओं का प्रलाप करें, जब प्रलाप खत्म होगा हम आपको जवाब देंगे। मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं, कौन से राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं? जो लोग आजादी की लड़ाई में एक नाखून तक नहीं कटाए, आप उनके साथ खड़े हैं, उनको सर्टिफिकेट बांटने के लिए, दुकान खोलने के लिए आपने लाइसेंस दे दिया। मोहिंजोदारो के किस्से सुनाना बंद करिए, 2019 में आइए। हम अपना इतिहास भूल जाएंगे, शंकर जी, हम इतिहास भूल जाएं, ये कह रहे हैं आप जनता को इतिहास पढ़ना भूल जाए जनता। आप तो चाहते हो कि जनता इतिहास ना पढ़े। ये वो इतिहास है, अंग्रेजों से लड़ाई कौन लड़ा, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा आप ये चाहते हो ये वो कि लड़ाई इतिहास ना पढ़े, आप चाहते हो लोग झूठा इतिहास पढ़े। आप उस इतिहास की बात कर रहे हैं कि देश का बंटवारा कर दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस इतिहास की बात कर रहे हैं आप। हम उस इतिहास की बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस के लोग हंसते हंसते जेल में भी गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1920 से लेकर 1940 तक तो फिर 10 साल जेल में रहे, 10 साल जेल में रहे। आप अपना बता दो, एक नाम बता दीजिए। आप प्रतीक जी मैं चुनौती दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग अपने एक शहीद का नाम बता दें, एक व्यक्ति का नाम बता दें जो जेल में रहे। मैं बता सकता हूं इनका इतिहास। कर रहे हैं आप रिजवान अहमद से भाजपा और आरएसएस की बात कर क्यों रहे हैं? मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती है। यू डू नॉट रिप्लाई, आप जवाब मत दीजिए। मोहसिन साहब भी जवाब देंगे, यहां से बीजेपी की तरफ से भेजा गया है। ऑफ कोर्स ही विल रिप्लाई। मोहसिन साहब आपको ये काम सौंपा गया, नाउ यू रिप्लाई कि उन्होंने जो बात सवाल जो पूछे, बात हो रही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से, क्या रास्ता निकलता है? ये वही रास्ता है, चुनाव पलट जाते हैं राष्ट्रवाद से। क्या लग रहा है कि यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार आपने जैसे प्रियंका जी के लिए कहा कि आज कम से कम उस परिवार को देशभक्ति तो याद आई जो सो कॉल्ड सेकुलर बनकर घूम रहे थे देश में। उन्हें समझ में आया कि राष्ट्रवाद ही देशभक्ति है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पित लोग होते हैं उन्हीं में देशभक्ति होती है। जी माफी चाहूंगा, कह रहे हैं कि सारा बलिदान आप ही ने दिया और किसी ने नहीं। मैंने कहा ना कि बलिदानियों का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है कोई नहीं करता है। अगर इन्होंने किया होता तो आज ये हाशिए पर थोड़ी पड़े होते, ये हाशिए पर पड़े हैं इसी वजह से। मोहसिन साहब ये मत कहिए, ये तो जनता है, तय वही करेगी हाशिया। तो मैं तो जनता के बीच में हूं और हाशिया कहां खत्म होता है? प्रतीक, हम जनता के बीच में जा चुके हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। फैसला जनता को करना है, जिनको परेशानी है वो घूम रहे हैं। मैंने तो कहा कि आप देखिए, गंगा हमेशा पाप धोने के लिए होती है, पाप ढोने के लिए नहीं होती है। ये तो उन्हें तय करना है, ये तो उन्हें तय करना है। ऑफ कोर्स, हाँ मैं आ रहा हूं, बिल्कुल जय। मैं ये अगर ना होता तो मैं कैसे समझता कि भैया जी कहीं हो रहा है। बिल्कुल, अब मुझे अंदाजा था कि वहां बैठे होंगे ना कहीं आप जरूर बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिरंगी महल साहब, सवाल यह था कि आखिर चुनाव के बीच में राष्ट्रवाद और देशभक्ति, प्रियंका जी ने कहा कि यह देशभक्ति है, वो कहते हैं राष्ट्रवाद, और बहस आपने देखी कितनी तीखी है। कौन क्या कहता है इससे हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? मैं रशीद साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं चाहता हूं तमाम देश की जनता देख रही है, उन्होंने अल्लामा इकबाल का वो शेर कहा है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी से मतलब होता है हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये है उसके माने, ये निकलते हैं। ये अल्लामा इकबाल ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। हिंद से मुराद अब ये उर्दू जबान है, ये उर्दू जबान है जिसकी की तारीफ अभी परसों ही हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने की है। हिंद का मतलब हिंदुस्तान है, हिंदू नहीं है। और हिंदुस्तान का मतलब, और हिंदुस्तान का हिंदी का मतलब है जब हिंद और कहा, हिंदुस्तान, हमने अपने को हिंदी कहा है। हिंदी का मतलब है जब हम विदेश में होते हैं तो हमको हिंदू के नाम से खिताब किया जाता है। कतई तौर पे नहीं खिताब किया जाता है, जहां भी हम हो हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी कहा जाता है।
और हिंदुस्तान की खूबसूरती ही यही है कि तमाम मज़ाहिब के लोग इसमें बसते हैं। जहाँ तक देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सवाल है तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चाहे अल्लामा फजल हक खैराबादी हों, हुसैन अहमद मदनी हों, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली हों, मौलाना मोहम्मद अली शौहर, शौकत अली जौहर, महात्मा गांधी हों, इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है राष्ट्रवाद और देशभक्ति का, वही हमारे लिए सबसे अहम है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त। सवाल यह था कि किसी ने कहा कि ट्विटर पे जो रोल हो रहा था उसको मैंने देखा, उसमें यह था कि न्यूजीलैंड में हादसा होता है, दुखद है साहब, उसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए मस्जिद में, उतना कम है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में यहां पर कैंडल मार्च होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैंडल मार्च पुलवामा के समय में क्यों नहीं निकाला गया, इस पर भी सवाल होते हैं। ये भी कोई सवाल का कोई है? ये इन नफरतों की इंतहा ये हो गई है कि जब बेकसूर नमाजी इबादत करने वाले मारे जाते हैं तो अपने मुल्क का माहौल ये हो गया है कि फेसबुक पर बाज लोग बाकायदा जश्न मनाते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे आकर इतने संगीन वाक़े की मजम्मत पब्लिकली प्रेस में नहीं करती है। रिजवान साहब आप ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब पुलवामा वाला मसला हुआ, पुलवामा वाला मसला, तो हम लोगों ने अपने इस्लामिक सेंटर में बाकायदा तमाम मजहबी रहनुमाओं को बुलाकर बड़ा एहतिजाज किया और सबने किया। लेकिन जब न्यूजीलैंड वाला वाकया होता है, ना कहीं कैंडल मार्च होता है, ना कहीं लोग सड़कों पे निकलते हैं। मुल्क के सामने ये बड़ा सवाल है कि मुसलमान मारे जाएं तो वो मौत नहीं है, मुसलमान मारे जाएं तो वो मौत नहीं है। और हम कहते हैं ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, और सबसे बड़ा है ये है लोकतंत्र। तो मैं आ रहा हूं आपको, इसके बाद आप ही के पास आइए। भाई थोड़ा सा सब्र से मेरी सुन लीजिएगा, 30 सेकंड। मौलाना साहब भी सुन ले और बैठे यहां देश भी सुन ले। पहले कड़वी बात से शुरू करूंगा, रिएक्शन ना दीजिएगा। क्या पहली बार है जब मस्जिद में मुसलमान मारा गया है? 30 साल पहले सबसे पहले पाकिस्तान में मुहाजिर मस्जिद में मारा गया था, शिया मारा गया था। मैं सुन्नी हूं और सुन्नियों के हाथों अहमदिया मारे गए थे, हथगोले फेंके गए थे। तब मौलाना क्यों चुप रहे? तब मुस्लिम बुद्धिजीवी क्यों चुप रहे? तब मुस्लिम उलेमा क्यों चुप रहे? आज न्यूजीलैंड पर क्यों बोल रहे हैं? अगर 30 साल पहले बोले होते, मस्जिद में AK-47 वाले सुन्नी मुसलमानों की निंदा की होती कि सुन्नियों ने शियाओं की मस्जिद में गोली क्यों चलाई, सुन्नी ने मुहाजिरों की मस्जिद में गोली क्यों चलाई, तो शायद आज न्यूजीलैंड का यह वाकया होता ही ना, या देखने को नहीं मिलता। गलती हमारी है, गलती हमारी है। हम मौके पर बोलते हैं और मौके पर चुप हो जाते हैं। इससे बड़ा रिजवान साहब कहते हैं ऑफ कोर्स आई एम कमिंग सर। नहीं बीजेपी नहीं थी, मैं जानता हूं, लेकिन आप सेलेक्टिव है क्या? ये होता इंसानियत के खिलाफ इससे बड़ा दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि न्यूजीलैंड पर आप एक डबल स्टैंडर्ड अपनाए हुए हैं। दहशतगर्दी जो दुनिया में बढ़ रही है वही इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से बढ़ रही है। कहीं भी कोई भी आतंकवादी हमला हुआ हो, तमाम मजहबी रहनुमाओं ने इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कंडेम किया है। पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं जानते। नहीं साहब, नहीं किया है। मुसलमान ने आतंकवाद का घोर निंदा नहीं की है सामने। इससे बड़ा और झूठ क्या होगा कि यही हिंदुस्तान में सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन से दारुल उलूम फिरंगी महल ने भी, दारुल उलूम देवबंद ने भी खुलेआम आतंकवाद के खिलाफ फतवा दिया है। सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस मुसलमानों ने किए और आतंकवाद के नाम पे सबसे ज्यादा मुसलमान मारा गया है। को लेके हमने आजाद मैदान में बंबई में 2 लाख लोगों का जुलूस निकाला था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आतंकवाद के खिलाफ आज तक 2 लाख आदमियों का जुलूस कहां और कब निकाला है? बताइए आप देश को, बताइए आप देश को। ये शायद ये असल में इनकी नॉलेज बहुत सेलेक्टिव नॉलेज है। नहीं, आप तारीख बताइए ना। नॉलेज इनकी बहुत, तारीख बताइए ना।
आप तारीख बताइए ना इनकी जनाब। नॉलेज बहुत सिलेक्टिव आप है। तारीख बता के मुझे 2010 झूठा में साबित करिए। 2010 के अखबारात उठा के देख लीजिए। रामलीला 2 मैदान लाख आदमी में का जुलूस कब रामलीला निकला था? मैदान में जमीयतुल उलमा ने 10 लाख लोगों का वहां पे मजमा इकट्ठा किया था, जिसमें तमाम मजाहिब के लोग शामिल थे। पूरी मीडिया ने डायरेक्ट टेलीकास्ट किया था, न सिर्फ इंडियन मीडिया ने बल्कि हद यह है कि BBC और CNN ने भी किया था। जमीयत उलमा हिंद रामलीला मैदान 2010 आतंकवाद का मुद्दा जिसको कंडेम किया गया। मैं मुद्दे पे लौटता हूं कि क्या चुनाव बदले जाते हैं या लड़े जाते हैं और वहां उनका इस्तेमाल होता है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। धर्मदास देखिए, यह राष्ट्रवाद के जो अभी परिकल्पना का आप लोग कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदू और राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा रामचरितमानस है। बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राष्ट्रवाद कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, अचल सो धर्म निरक्षित नीति। राम राज्य के सुख संपदा बने न सके फनिस सारदा। राम राज्य है, राम के राजा है। यह पृथ्वी पर जो हिंदू बात जो कह रहे कि हिंदू और मुस्लिम सिख, राष्ट्रवाद में न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। यह जो आपने सुनिए, यह जो आपने जो स्लोगन दिया, यही गलत स्लोगन है जी। बहुत अच्छी बात। हिंदू वेरी मुसलमान गुड, के राष्ट्रवाद से हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना। वेरी गुड। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद है, हिंदू मुसलमान भाईचारा की व्यवस्था है, ये वाह। समाज में रहने की व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात। राष्ट्रवाद हिंदू मुसलमान है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। देखिए, लिखा हुआ है रामचरितमानस में, पूरा रामचरितमानस तुलसीदास के कृत रामायण में। तो महाराज जी कहीं पर हिंदू शब्द के प्रयोग हो तो बताइए। बिल्कुल अच्छी बात आपने बात। तो महाराज ये बताइए, हाँ। फिर ये हिंदुत्व यह मानव क्या जाति, है? यह रामचरितमानस हिंदू संस्कृति जो है मानव जाति के कल्याण की वस्तु है। ऑफ कोर्स, ये तो हमने किताबों में देखा। हाँ। लेकिन महाराज ये हिंदुत्व है क्या? ये जो चिल्लाता है, यह जो चिल्लाते हैं दिमाग के पागलपन। राष्ट्रवाद सुनिए, राष्ट्रवाद जो है वही हिंदू शब्द है। हाँ जी, हाँ जी। मंत्री जी को गुरुजी ने धो दिया। मंत्री जी को गुरुजी ने धो दिया, जवाब दिया। यह बात नहीं है, हम धोने के लिए नहीं बात करता हूं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। ये रामचंद्र कह गए सिया से। नहीं, वो तो कह गए, लेकिन यहाँ पे हंस कौन है, कौआ कौन है? ये तो जनता आ गया। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। अरविंद सिंह गोप जी, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। खड़े होइए महाराज, खड़े होइए। क्या है? बड़ी मजेदार बहस हो रही है। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। हाँ। मैंने, देखिए देश प्रेम क्या हो गया है। मैंने कहा मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, परिवार से प्रेम करता हूँ। वो बोले लेकिन तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा मैं जसप्रीत, फर्नांडीज, फिराक सबसे प्रेम करता हूँ। वो बोला फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा मैं अपने काम को पूजा मानता हूँ। वो बोला फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने कहा इस धरती से अन्न उपजाता हूँ, खेत को खाद पानी देता हूँ, बाग तालाब नदी सबसे है प्रेम मुझे। वो बोले फिर भी तुम देश से प्रेम नहीं करते। मैंने झल्ला कर पूछा कौन सा मोहल्ला है तुम्हारा, कहाँ रहता है तुम्हारा देश, कहीं मिल जाए तो गले लगा लूं उसको, बलैया ले लूं उसकी। वो मैंने कहा बता दो कसम से प्यार में जान दे दूंगा। वो बोले देश तुमको ऐसे नहीं मिल सकता है, देश तो हमारे पास है। वो बोले तुमको देश ऐसे नहीं मिल सकता है, देश तो हमारे पास है। मैंने पूछा आखिर कैसे मिलेगा देश? वो बोला बहुत आसान है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। वाह गुरु, तुम भी निकल लिए वही रास्ते पे हैं? पार्टी ज्वाइन करवाने लगे हैं? पार्टी ज्वाइन कर लो और उसके बाद तुमने दुनिया भर के जो प्रेम बताए हैं उसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी मैं आ गया पाजी, आपके बगैर तो मेरा प्रोग्राम ही नहीं होता। आगे आओ, थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चले, आहिस्ता से तुम खिसको, आहिस्ता से हम खिसके। अब आ गया। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। अरे पाजी उधर ही चलो, लाइट में चलो, सब दिखता है वहां। मेरा
एक प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से है। कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर जी, जो बात करते हैं अल्पसंख्यक हित और ये वो 84 के दंगे, और वो दंगे नहीं थे, नरसंहार था। एक वर्ग ने मारा था, दूसरे वर्ग ने रिप्लाई नहीं किया था। उस नरसंहार में आपकी अल्पसंख्यक की नीति कहां गई थी? जब पवित्र अमृतसर साहब में जाके टैंक चलाया था, तब इंदिरा गांधी की नीति कहां गई थी? आज अल्पसंख्यक की दुहाई देते हैं। शर्म आनी चाहिए इस खानदान को, और बताएं कि इन्होंने 84 को कितना मुआवजा दिया, कितना रिहेबिलिटेशन किया सिख समाज का। उमाशंकर जी, एक नियम है इसमें भैया जी में, जैसे सवाल ज्यादा कठिन हो तो छोड़ा भी जा सकता है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, अरे नहीं आता 2 में 3 करो, 3 में 2 करो। प्रतीक जी, हाँ बोलो उमाशंकर जी। प्रतीक जी, ऑफ कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1984 के बाद देखिए हमारी सरकार फिर आई, इंदिरा जी को देश ने इंदिरा जी को देश ने फिर से स्वीकार किया और प्रचंड बहुमत की सरकार इंदिरा जी की बन के आई। हमारी उस समय सरकार गई, नो डाउट। जनता ने देखिए, अतिवाद पसंद नहीं किया जाता प्रतीक जी, बिल्कुल आतंकवाद का कोई भी रूप हो वो पसंद नहीं किया जाता। ये लिबरल देश है, ये उदारवादी देश है, अति यहाँ पर पूरी तरीके से वर्जित है। सुनिए, स्वतः स्फूर्त अगर कोई घटना हुई तो उसकी सजा भी कांग्रेस पार्टी को मिली, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? इंदिरा जी की प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा आई, और भाई साहब को शायद पता हो कि उस पंजाब में आज हमारी सरकार है। आप जिस जहां की बात कर रहे हैं, आज वहां पर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। भाई साहब भूल रहे हैं कि पंजाब में भाजपा की तो 0 सीट है, लेकिन कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार उसी पंजाब में है। भाई साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा। मेरी यहाँ बैठे हैं लोग जो उनको फुटपाथ पे भेजते हैं, तो आजकल तो जिंदगी फुटपाथ पे ही कट रही है मेरी, लेकिन कभी कभी नसीब हो जाता है कि मुझे भी छत मिल जाए ना। कि प्लीज भाई साहब, हरे गमछा वाले, सब कुछ देखता हूं मैं, ऐसा नहीं है, आप बैठे रहिए चुपचाप। देखिए साहब, मैं चाहता हूं बहुत अदब के साथ बहस चले, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे। मैं यहाँ आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने इतना सारा काम किया है लखनऊ में, ऐसा क्या करना था कि आप 2014 और 2017 के चुनाव हार गए? विकास करने के बाद भी हार गए। 2004 का हमें अडवाणी जी का भी बात याद है कि आप अच्छे काम करें, उसके बाद भी विकास करें, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हार जाएं, उसके भी कारण होते हैं। प्रतीक जी, मैं बड़ी देर से सबको सुन रहा था। वाह। और खासकर हमारी आपसे भी प्रार्थना है, पत्रकार मित्रों से जी, कि हिंदुस्तान में जो 1.25 लाख हिंदुस्तानी है, जिसकी रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है जी, उसको किसी से इस बात की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं कि हम राष्ट्रवादी हैं कि नहीं हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं उन नेताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि भाई को भाई साथ रहने दो, भाई को भाई से अलग मत करो। ये वो हिंदुस्तान है, अगर हमारी पड़ोसी दुआ सलाम बंद होती तो ईद के दिन हम उससे गले मिलते हैं, उसकी सवई खाते हैं, और होली के दिन वो हमसे गले मिलकर हमें अबीर गुलाल लगाता है। क्या बात है। केवल वोट के लिए हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं कि नहीं हैं, ये पूरा दुनिया देख रही है। और इस टाइप बहस से हिंदुस्तान का कोई बहुत ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। बात हिंदुस्तान की होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, जहां चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, असली बात समाजवाद की होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में कतई नहीं हूं जी कि चंद तालियों के लिए और केवल टेलीविजन पे चेहरा आ जाए हम हिंदुस्तान को बांटने का काम करें। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। बहुत अच्छी बात। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी कि आप पत्रकार साथी इस पे ध्यान दें। हिंदुस्तान पहले, हम हिंदुस्तानी फिर कहीं कुछ और हैं। नहीं, हमारे साथी ने प्रश्न पूछा, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत में उत्तर प्रदेश जो विकास का काम अखिलेश यादव ने किया, तक कोई सरकार नहीं की है। हम हार क्यों गए? हारने का कारण यही था, गांव गांव में आप यही बहका ले गए कौन हिंदुस्तानी है, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन हिंदू है। अच्छा, तो एक काम करना अरविंद सिंह एक काम करिएगा, आज गांव की जनता ये पूछ रही है कि 15 लाख खाते में कब आएगा, बिल्कुल 2 करोड़ रोजगार कब मिलेगा। आज सरकारी नौकरी छोड़े प्राइवेट सेक्टर में लोग सिफारिश करते हैं नौकरी, वहां नौकरी नहीं मिल रही है। आज देश बेरोजगारी कगार पे खड़ा है। मैं मोहसिन जी के पास, मैं मान जी का बड़ा सम्मान कर, अच्छी बात है उन्होंने कही, कहा बहुत अच्छी बात, सब भाई लोग हैं,
हमें केवल डिबेट में आने के लिए और तेज तेज चिल्लाने के लिए नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर हिंदुस्तान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। बहुत अच्छी बात। अब एक काम करेंगे, चुनाव जब सरकार बन गई, अगर इनकी सरकार बन गई तो जितने भी हम सहाफी हैं, पत्रकार हैं, सबको बिल्कुल बढ़िया बस्तर बांध लेना चाहिए। इस बार बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन ठीक है। मोहसिन साहब, चुनाव इन्होंने बहुत अच्छे काम किया, लेकिन चुनाव हार गए और विकास का ही मुद्दा बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए। जो पहली चीज तो मैं अपने भाई का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे छात्र संघ के साथी हैं और बहुत अच्छे नेता रहे हैं और हैं भी। लेकिन उन्होंने जो अभी लास्ट में अंतिम बात कही है, मैं उस बात से ही शुरू करता हूं बात को, कि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, ये इन्होंने खुद माना। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये तो कंफर्म हो गया है कि राष्ट्र सुरक्षित है। हमारी जो देश की बिल्कुल कंफर्म है, हमारी जो देश की सेना सुरक्षित है और राष्ट्र बहुत मजबूत सेना है, तो सारे लोग सुरक्षित हैं। ये मोहसिन नजर जी, हमारी जो देश की सेना है और विकास भी हुआ है, विकास भी हमारी जो देश की सेना है सबसे मजबूत सेना दुनिया में। अगर हमारी देखिए सेना सबसे मजबूत है। हमें अपनी सेना पे भरोसा है, हमें अपनी सेना पे भरोसा है। सेना पे अगर हिंदुस्तान को आंख दिखाएगा तो सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल सही। पूरा देश हिंदुस्तान की सेना के साथ खड़ा है, पूरा देश। धनदास जी, देखिए, इस समाज में राष्ट्रवाद के जहां बात आया, हिंदूवाद के, हम वही पर कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद जहां है वहां पर राष्ट्रवाद रहने दिया जाए। हम आप जातिवाद और का नाम खानदानवाद और समाजवाद, वो में अच्छे आदमी के ले आइए। अभी जो हमने देखा, IAS PCS का चुनाव होता है, इम्तिहान होता है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज के का नाम है सिफारिश होता है। तो अच्छे से अच्छे आदमी को पद पर ले आना चाहिए, नए में जातिवाद होना चाहिए। राष्ट्रवाद में जातिवाद नहीं जी, राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद। ये भाईचारा जातिवाद हम शादी विवाह व्यवहार करने खातिर जातिवाद बनाए हैं जी, हम हिंदू मुसलमान बनाए हैं अपने व्यवस्था खातिर। डॉक्टर साहब, मुसलमान मतलब समूचा ईमानदार व्यक्ति, मुसलमान कोई दोस्त नहीं है। मुसलमान के कहते हैं कि जिसके समूचा ईमान हो वो मुसलमान जी, मुसलसल ईमान जी। मुसलमान कोई व्यक्ति नहीं है जी, मुसलमान कोई जाति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पंडित जी ने बिल्कुल 101, प्रतीक भाई आपने मुझसे पूछा 101%। आप बोलिए, आप नहीं डॉक्टर, अब आप बोलिए डॉक्टर साहब। सबसे पहले भाई साहब का भ्रम दूर कर दूं, मैं पहला आदमी हूं जो कहता है राष्ट्रवाद का मतलब बैंड बाजा बारात नहीं है। पहला आदमी हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रवाद का मतलब यह भी नहीं है कि देश युद्ध की स्थिति में है और तुम सरकार के विरुद्ध ट्वीट कर रहे हो और बयान दे रहे हो। दोनों अपनी जगह गलत है, दोनों अपनी जगह गलत है। जी जी जी, ऑफ कोर्स फरंगी जी, मैं देश युद्ध के स्थिति में है और आप, मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं, और आप ट्वीट कर रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं, मनोबल गिरा रहे हैं। इन्होंने नहीं किया भाई, जो कर रहा हो वो जाने। अरविंद सिंह गोप साहब ने जो बात कही है उसकी हम तायीद करते हैं और पूरी तरीके से देखिए, जो भी कंट्री, जिस भी कंट्री में आप देख लीजिए, आर्मी का या फौज का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, उस कंट्री को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लिहाजा फौज का जो काम है वो फौज को करना दिया जाए। तो अगर गोप साहब सवाल पूछते हैं तो कोई गुनाह तो नहीं करते ना? नहीं, हम किसी के सवाल पूछने भी नहीं कह रहे हैं। जिस तरीके से जो भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उस पर सवाल पूछना क्या गुनाह है? सवाल तो कोई भी कर सकता है, स्वतंत्र भारत है, यहाँ तो आजादी है इस बात की। सवाल पूछना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है। आलोचना भी गुनाह नहीं है। सवाल तो बहुत छोटी चीज है, तो आलोचना भी गुनाह नहीं है। आता है, अच्छी बात है, सवाल तो बहुत अच्छी चीज है। तो फिर फिर आपने सवाल क्यों किया? अगर कांग्रेस ने, मसिंकर जी आप ही की तरफ से बोल रहा हूं, बैटिंग आप ही की तरफ से करा दी अभी, तो आपने सवाल पूछ लिया तो इतना नागवार क्यों गुजर गया? पूछिए ना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में कभी भरोसा नहीं रहा। इनको 50 साल से ज्यादा लग गए देश का तिरंगा झंडा नागपुर में फहराने में। आज भी इनकी शाखाओं में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। ये उस तरीके के देशभक्त हैं। असल में ये वाद लगाकर, हर बात में वाद लगाकर देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति करते हैं। ये देखिए, ये इनकी परंपरा है
क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो संगठन बनाया था उसका नाम रखा था हिंदू महासभा। बंटवारे की पहली नींव इन्होंने वहीं डाली थी। और आतंकवाद की बात ये हमको सिखाएंगे। जो बात आप पहला आतंकवाद इस देश में गांधी जी की हत्या थी। गांधी जी की हत्या इस देश का पहला आतंकवाद था। पहला आतंकवाद इस देश में गांधी जी की हत्या थी। हिंदू महासभा किस सन में बनी थी? लोगों ने अरे हिंदू महासभा किस सन में बनी थी? सन बताइए। आप किसकी बात कर रहे हैं? हिंदू महासभा किस सन में बनी थी? आप हमारा परीक्षा मत किस सन में बनी आप थी? हमारी परीक्षा मत 1916 में बनी थी। देश का आप 1916 में, और मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। आप सुन लीजिए, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। और उनके साथ बंगाल में बैठकर किसने सरकार बनाई थी? झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बंगाल प्रांत में देखिए भारतीय जनता पार्टी बनने के 10 साल बाद हिंदू महासभा बनी थी। 10 साल बाद आरएसएस बनी थी। आप चिल्लाइए नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 1925 में जब से आरएसएस बनी है तब से उसका एक ही काम रहा है, ये कहते हैं ये सांस्कृतिक विरासत को लेके आगे चलते हैं। लेकिन बंटवारे के अलावा आरएसएस ने कब क्या किया? राम जी की जो मूर्ति, जो तस्वीर हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि राम जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण भरत जी बैठे हैं, राम जी का धनुष उनके कंधे पर है। लेकिन आरएसएस ने क्या किया? गौर कीजिएगा, पूरी चालाकी से धनुष बाण को ऐसे कर दिया। ये राम की कौन सी तस्वीर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं? राम जी वो है जो सबरी के झूठे बेर खाते हैं। राम जी वो है जो हनुमान जी को गले लगाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उनकी जाति बताने पर उतारू है। आज भारतीय जनता पार्टी हनुमान जी की जाति बता रही, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? तो मैं बताऊं, आप सुनिए। नहीं, आप ये मत बताइए। आप तो मुस्लिम लीग के साथ आजाद भारत के पहले मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई। भैया कांग्रेस के ट्रेनिंग लेकर आ रहे यह बात नहीं कहोगी। इतने साल देश में हुकूमत करी, काम नहीं। एक मिनट प्रतीक, आपने इतने साल देश में हुकूमत करी, जातिवाद, संप्रदायवाद, हम अखंड भारत की बात करते हैं, आपने खंड खंड किया भारत को। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं आप? सबसे ज्यादा तो आपका बोया हुआ है। आप सुन लीजिए, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सत्ता नहीं मिली है। हम आप देश की जनता हमको इस लायक सबका विकास की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। एक हाथ में लैपटॉप नहीं मोहसिन जी, हमको जनता ने आशीर्वाद दिया। जनता ने आपको कमजोर समझा, आपको नकारा समझा। निजी स्वार्थों की राजनीति है देश में। क्या बात करेंगे? नहीं, आप अगर इतने योग्य थे तो जनता ने आपको चुना क्यों नहीं? पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। मैं जरूर आ जाऊं, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। किसको पानी की जरूरत पड़ गई? गोप साहब दीजिए पानी। मैं एक मिनट देखिए, बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम बोलेंगे नहीं। किसी को सुना ऐसा? नसीमुद्दीन जी हैं, कह रहे मैं बोलूंगा नहीं, मैं वहीं जाने दीजिए जी। जनाब आली, बहस तीखी है। सवाल उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क्या बात है? कांग्रेस ने हमेशा बलिदान दिया है, कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। देखिए ऐसा है, शायद पहली बार मुझे देखा होगा किसी ने कि दर्शक के रूप में मैं यहाँ हूँ। कभी भी मैं डिबेट में शामिल नहीं हुआ। अगर 1 मिनट का टाइम हो तो पहले मैं वो बता दूं। हो सकता है आपको भी बुरा लगे। नहीं बुरा लगेगा तो लगा करें, आप घर बैठे अपना। ऐसा है, जो ये डिबेट हो रही है हिंदुत्व से राष्ट्रवाद तक, राष्ट्रवाद से तो मैं सहमत हूँ। आज तक क्या किसी चैनल ने डिबेट में कोई ऐसी बात रखी कि इस देश में जो बेरोजगार घूम रहे लड़के लड़कियां, उनके लिए क्या किया जा रहा है? इस देश में जो भाईचारा खत्म हो रहा है। हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब थी, वो खत्म नहीं हुई, कम होती जा रही है। हिंदू को खून की जरूरत थी तो मुसलमान ने दिया, मुसलमान को खून की जरूरत थी तो हिंदू ने दिया। इस तहजीब को लेकर के जिस दिन डिबेट होगी उस दिन मैं यहां नहीं वहां बैठूंगा। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एक बात और, जब आपने पहली बार जिंदगी में बोल रहा हूं यहां बैठ करके, अभी एक बार बात हुई, किसी साहब ने कहा कि जो भाजपा ने किया वो किसी ने नहीं किया। इस चीज की मैं तायीद करता हूं। क्यों तायीद? आधा मिनट लूंगा। तायीद इसलिए करता हूं, इसके बाद बोलूंगा भाई नहीं। तायीद इसलिए मैं करता हूं कि
जो भाजपा ने किया वो किसी ने नहीं किया, इसकी तारीफ करता हूं। क्यों? अभी भाजपा ने क्या किया? बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए। इसमें सिर्फ मैं एक बात कहूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा। तेरा रहजनों से है वास्ता। रहजन माने जानते हैं क्या होता है? मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से है। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा, तेरा रहजनों से है वास्ता। मुझे रहजनों से गलत गरज नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है। ये जो लेके भाग गए उनसे मतलब नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है। अब उसका सारा जवाब प्रियंका जी ने दे दिया कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, मुझे आगे कुछ नहीं कहना। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। दिक्कत यही है हाफिज भाई, दिक्कत यही है इस वक्त की कि हर आदमी के पास एक सर्टिफिकेट है। बाजी कहां गए? तू ही तो सच्चा है जिंदगी, तेरे ही पास ईमान है इस समय, और मुसलमान भी तू ही है, तेरे पास ही ईमान मुसलसल है कि हर आदमी के पास एक सर्टिफिकेट है कि मैं सच्चा हूं, मैं ही सच्चा दिखता हूं और मैं ही आईना हूं। लेकिन सच यह है कि उसने कभी आईना देखा ही नहीं। आ रहा हूं भैया, पढ़ो एक मिनट, आ रहा हूं जनाब खड़ो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी। और रिजवान साहब से दरखास्त है कि ये लखनऊ है, तहजीब की नगरी है, यहाँ बहुत डिसिप्लिन से, बहुत स्लो मोशन में बात किया जाता है। रिजवान साहब प्लीज माफ कीजिएगा। अच्छा मैंने तो कह दिया, अरे भैया मैंने बहुत ज्यादा जोर बोल दिया। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुल्क का जो सेकुलर ढांचा है वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। जो सेकुलर ढांचा है उसको आप लोग बरकरार रखिए, ये सबसे मेरा आग्रह है जी। कौन सी बात? जो सेकुलर ढांचे को परिभाषित कैसे करेंगे मान्यवर? हाँ, इस सेकुलर ढांचे को परिभाषित कैसे करेंगे? इस सेकुलर ढांचा जो आपने बोला, इस सेकुलर को परिभाषित कैसे करेंगे आप? परिभाषित करने का तरीका यह है कि हर हिंदू भाई मुस्लिम भाई का इस्तकबाल करें, हर मुस्लिम भाई हिंदू भाई का इस्तकबाल करें। इससे अच्छा कोई सेकुलर ढांचा नहीं हो सकता है भैया कि नेता तो नहीं ये हमारे देश की संस्कृति है, ये संस्कार है। एक बात बताता इसमें इससे कहाँ इनकार है? यह जातिवाद किसने इनकार किया ये तो बताइए आप। आपको ये लगने क्यों? सुनिए, मुझे पता था, आपने देश की प्रतीक जी, हमारे देश के संस्कार एक मिनट प्रतीक जी, मुझे पता था। मोहसिन साहब आप क्या बोल रहे थे? मैंने कहा ना कि ये तो हमारे देश के संस्कार है। हम तो सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं उसी संस्कारों को। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी उसी संस्कार पर देश चला रही है। भाई एक मिनट जनाब, जब मैंने आपसे पूछा सेकुलर को परिभाषित कैसे करेंगे, आप तुरंत हिंदू मुसलमान पर आ गए। मुझे पता था आप ये बोलेंगे। ये देश सेकुलर तब उस वक्त से है जब इस देश में एक भी मुसलमान नहीं था। ये तब से सेकुलर है, 5000 साल से सेकुलर है। इस देश को मुसलमान ने सेकुलर नहीं करा है, भारत की सभ्यता ही सेकुलर है। मुसलमान तो बहुत बाद में आया है। ठीक करिए अपनी हिस्ट्री, आप अपनी हिस्ट्री ठीक करिए थोड़ी। सवाल मोहसिन आप साहब अपनी हिस्ट्री ठीक करिए। मुसलमान तो 1000 साल पहले आया है। ये देश सेकुलर 5000 साल से है। इस देश ने सबको समेटा है, सबको अपने में लिया है, मुसलमान को जैसे लिया है। इस देश को सेकुलर मुसलमान ने नहीं किया है। इस देश की संस्कृति ही सेकुलर है, जिसको कि शायर ने यूं कहा है कि हिंदू दिखाई दे या कि मुसलमान दिखाई दे, मुसलमान दिखाई दे या कि हिंदू दिखाई दे, आंखें तरस रही हैं कि इंसान दिखाई दे। बहुत अच्छी बात। मैं आपकी बात में एक बात और जोड़ देता हूं कि मुझे अपने मुल्क से ज्यादा, मेरे अपने मुल्क पे ज्यादा विश्वास है और अपने मुल्क की ही बात करूंगा। डॉक्टर रिजवान साहब ने जो बात कही, मैं उसको काट नहीं रहा हूं, मैं नहीं कहा, मैं अपने नहीं ऑफकोर्स आप रिजवान साहब, लेकिन अंसारी साहब बहुत देर से बैठे हैं, अयोध्या से आए हैं और उनसे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। रिजवान साहब, सॉरी अंसारी साहब, मैं जानना चाहता हूं कि मैं आपके वालिद साहब से भी मिला। सवाल ये था अंसारी साहब कि अयोध्या में मुद्दा क्या है बड़ा? देखिए अयोध्या में मुद्दा तो धर्म का है। धर्म का है समझे, लेकिन अयोध्या में हिंदू मुसलमान सब मिलके भी रहते हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। हाँ
हम तो लखनऊ में आज जो है डिबेट में पहले आए, तो डॉक्टर रिजवान को पहले सुना। ये जैसे ही बोले वैसे जो है केवल जात की बात करने लगे कि जब ऐसे लोग जो है जात में फंसाए रहेंगे तो देश हमारा कहाँ करेगा तरक्की। हिंदू मुसलमान देश में मैंने ही फैलाई है। हिंदू और मुसलमान, बहुत देर से मैं देख रहा था कि इनको डॉक्टर किसी ने बना दिया और इनको ही चला जाए तो ये गुर्दा बेच लेंगे। जब ये अपनी कौम की बात नहीं करते, अपनी कौम की बात नहीं करते, ये जो है जात की बात करते हैं, गद्दारों की बात करते हैं। हम मुसलमान पहले हिंदुस्तान के वफादार हैं, तब फिर मुसलमान है। ये हमारी कौम है, समझे, हमारी एक कौम कहलाती है कि हम पहले मुसलमान हैं, फिर जो है देश के वफादार हैं, समझे। हम देश की वफादारी करने के लिए पैदा हुए हैं। रिजवान के तरीके नहीं, ये जात की राजनीति करते, ये बहुत देर से जात की बात करते हैं। इनको जात पूछते हैं, बताओ कौन पूछता है? डॉक्टर कहीं जात की बात करता है, लोग दवा लेने जाते हैं। एंकर साहब आप रुके रहिए, मुकदमा तो मैंने करवाया था ना, आज से 50 साल पहले। डॉक्टर जात की बात नहीं करता। इनके यहाँ अगर जो बुखार के नाम पर मुकदमा खुद लड़ रहे हो, राम के नाम पर मुकदमा खुद लड़ रहे हो और मुझे देशभक्ति सिखा रहे हो। राम के नाम पर मुकदमा खुद लड़ रहे हो और देशभक्ति मुझे सिखा रहे हो। राम के बगल रहता हूँ, राम का सम्मान करता हूँ। तुम्हारे ऐसे लोग, तुम्हारे ऐसे लोग अरे तो मंदिर बनवा दो ना, सुन्नी तो मंदिर बनवा दो ना। हमारे यहाँ अगर तुम्हारे ऐसे आदमी हो तो मंदिर बनवा दो ना भाई। राम राज के नाम पर मंदिर बनवा के खत्म करो। राम राज के नाम पर मंदिर बनवा के खत्म करो। मुकदमा भी लड़ोगे और हिंदू भाईचारे की बात भी करोगे। अगर बुखार की दवाई ले जाओ तो खजरे की दवाई देंगे। ये वही डॉक्टर है, ये वही डॉक्टर है, समझे। मैं 10 बजे आया हूँ, 10 बजे से बहुत से लोग आए। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, मुख्यमंत्री जी योगी जी आए, अखिलेश जी आए, सबकी बातों ने इसमें बहुत देर तक सुन लिया। जात बात की बात नहीं होती, ये डिबेट है, यहाँ विकास की बात होती है। नौजवान यहाँ आया हुआ है, रोजगार की बात होगी। ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा तो जात की बात होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, समझे। बहुत अच्छी बात। इकबाल भाई, ये शुक्र है कि आप माइनॉरिटी और हिंदुस्तान पे इस तरह बोल रहे हैं। किसी मुस्लिम मुल्क की अगर आप माइनॉरिटी होते तो इस तरह आप ना बोल पाते। हिंदुस्तान का शुक्रिया करिए, हिंदुस्तान का शुक्रिया करिए। आप गर्व से कहिए कि हम भारत में हैं, कि माइनॉरिटी को इतना अधिकार है, कि माइनॉरिटी को इतना अधिकार है, वरना ये अधिकार दुनिया में किसी माइनॉरिटी को नहीं है, किसी माइनॉरिटी को नहीं है। नहीं, मैं जितना हिंदुस्तान की माइनॉरिटी को है। प्लीज सर, प्लीज 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 प्लीज, ऑफ कोर्स आप पूछेंगे। मैं आपको, हाँ, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं करता, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं करता, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं और अपने मुल्क के मुद्दों पे बात कर रहा हूं, और जो हमारे मुद्दे हैं वो उसी पे बात होगी। ठीक है, मैं लेता हूं। मैं अरे नौजवान को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, ये जात पात नहीं चाहिए। बिल्कुल जात पात की है। इनके ऐसे लोगों को बुला लो, झगड़ा करा देंगे। हिंदू मुसलमान, ये डॉक्टर है, ये जात बताएंगे। ये डॉक्टर, मैं लखनऊ में हूँ, ये डॉक्टर है, ये जात बताते हैं। शुक्र करो, नौटंकी लगते हैं हमको, इनको लोग। अल्लाह का शुक्र करो कि हम हिंदुस्तान में हैं। डिबेट करता हूँ, अल्लाह का शुक्र करो कि हम हिंदुस्तान में हैं। तो कुछ मुद्दा आए तो दिमाग में कोई बात आए, कानपुर वाले हैं आप, तो कानपुर वाला तो वैसे ही बड़ा बेटा होता है जी। हाँ जी। मोहसिन साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास पे काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा में कितने टिकट जो है मुस्लिम भाइयों को दिया है? दूसरी चीज ये बतावें कि कभी न हिंदू खतरे में होता है न मुसलमान खतरे में होता है, जब भाजपा की सरकार आती तो हिंदुत्व खतरे में कैसे आ जाती है? इसका जवाब दें। बहुत अच्छा सवाल है साहब जी। मोहसिन साहब, नाउ यू रिप्लाई। जब सबका साथ सबका विकास किसी को नहीं दिखाई देता है तो हम उस चश्मे को उतार नहीं सकते, क्योंकि हम देश के लिए और देश की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर उसको दिखाई नहीं देता तो मेरे पास तो ऐसा कोई चश्मा बना नहीं है, अगर वो बनवा ले तो शायद उन्हें दिखने लगेगा। गोप साहब, देखिए मोहसिन भाई खिलाड़ी भी रहे हैं। हाँ, इनको सही बात कहनी चाहिए, मेरे दोस्त हैं।
हाँ, ये सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका नाश कर रहे हैं। उमाशंकर जी, नहीं, विकास का बिल्कुल। मुद्दा ये देखिए कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी दर सबसे ऊपर है। और जब पूरे देश ने अभी देखा कि चाहे वो डीजल के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो डॉलर की कीमत हो, लगातार हाई रेट पर रहे। बेरोजगारी के नाम पर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को धोखा दिया। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने 5 सालों में आत्महत्या कर लिया। ये इस देश के लिए इतनी शर्मनाक बात इसके पहले कभी नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी जी संत हैं, संत में हम लोगों का सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन 3 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिलाओं तक बलात्कार अगर किसी को हुआ तो इस सरकार में हुआ। मुख्यमंत्री आवास से महज 100। अरे यार, पार्टी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? पता नहीं आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, नहीं बलात्कार आप सोचिए, 3 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिलाओं तक बलात्कार इसी सरकार में होता है। आप डाटा चेक करिए, इसको एक्ट में पॉस्को के मामले में उत्तर प्रदेश देश के पहले नंबर पर पहुंच गया। महिलाओं के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। बहुत हो गया, नहीं, बहुत नहीं हो गया। पुलिस जो है, कहीं पुलिस गोली मार रही है, पुलिस गोली खा रही है, पता नहीं ये है। दोनों बातें हो रही है। अभी नया चूंकि अभी जोश है, अपनी पार्टी का अनुसरण कर लीजिए। नहीं, कहीं पुलिस को गोली मारी जा रही है और कहीं पुलिस गोली खा रही है। दोनों इस राज्य में हो रहा है। पार्टी को जश्न कहाँ मन रहे हैं? जेल में। आज आपकी पार्टी जमीन से पानी पे चली गई। मोदी साहब, जी मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हम माननीय मंत्री जी मोहसिन राजा जी को बधाई देना चाहते हैं कि आपने देश में 2 सफल योजनाएं लागू कर दी, पकौड़ा योजना, भगौड़ा योजना। इसी के साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं पीछे एक हमारे शायर भाई बैठे मौजूद है। कोई है कोई चीज जो कहना चाहते हैं आप क्षितिज जी? सर, मैं सारी पार्टी के नेताओं से और सबसे ये कहना चाहता हूं कि जो राजनीति है वो क्या है। वाह। और चुनाव भी आ रहा है कि अब तो जो भी करना है आर पार करना है। वाह। अब तो जो भी करना है आर पार करना है, या शिकार होना है या शिकार करना है। और एक शेर ये कि बस इसी को दुनिया में राजनीति कहते हैं। एक परिभाषा आप सबने पढ़ी होगी, एक मैं बता रहा हूं कि बस इसी को दुनिया में राजनीति कहते हैं। काम कुछ नहीं करना, बस प्रचार करना है। बस प्रचार करना है। बिल्कुल साहब। जी जनाब। सर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल करूंगा। क्या नाम हो गया आपका? हसन वसीम। जी करिए। सर, मेरा सवाल ये है कि इन्होंने अपनी सरकार में एक कमेटी बनाई, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर साहब की कमेटी। बिल्कुल साहब। 18% मुसलमानों को आरक्षण की इन्होंने बात की, 3 बार सरकार बना दी। इनके अलायंस के दल बैठे हैं। इन्होंने भी 2012 मैनिफेस्टो में दावा किया कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। सबकी सरकारें चली गई, लोग प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, दोनों जस्टिस मर गए, लेकिन मुसलमानों की हाल आज बद से बदतर होती जा रही है। जी जनाब, कांग्रेस के उमाशंकर जी। देखिए, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश ने देखा कि जब पीछे चुनाव था तो मुसलमानों को हम लोगों ने आरक्षण दिया था, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत जब होगी तो निश्चित रूप से वो जितनी भी थी, देखिए कांग्रेस रिजवान साहब हंसते क्यों हैं आप भाई? नहीं, भाग नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी सबके अंत्योदय से लेके सर्वोदय तक कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उस पे खड़ी रही। इस देश में जब सबसे पहले जो दलित थे उनको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी संविधान के साथ ही दलितों को आरक्षण देकर हम लाए थे। मैंने इस मारे इनकी बात पे प्रतिक्रिया दी। इन्होंने ये कहा कि जब तक हम पूर्ण बहुमत से राज्यसभा लोकसभा में नहीं होंगे, और जो हमारे भाई ने वहां से सवाल पूछा, अरे भाई 50 साल तुम लोकसभा और राज्यसभा पूर्ण बहुमत में रहे हो, कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, ये कैसी बात भूल गए। मैंने कहा हर चीज की प्रायोरिटी होती है। कैसी बात कर रहे हैं? दलितों की प्रायोरिटी थी तो सबसे पहले गरीबों की संविधान के साथ दलितों को रिजर्वेशन दिया गया। प्रायोरिटी होती है। आप जानते नहीं, जिस चीज
चीज की प्रायोरिटी होगी ये छोड़ के जा रहे हो, पहले वो काम आप करेंगी। संभालिए। मेरा मानना है कि अगर आप कुंभ नहाने जाएं और आप स्नान कर रहे हो, सुनिए, चुप रहो, आप खुद छिले हुए अंडे लग रहे हो। कुंभ नहाने जाए और अगर वहां नागा बाबा के दर्शन हो जाएं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि नागा बाबा बहुत तपस्वी होते हैं। तो मैं जैसे स्नान कर रहा था तो सामने देखा नागा बाबा। क्या बात है? हाँ, मैंने कहा अरे नागा बाबा, मुझे, मैं जानबूझ के ऊपर ही देख रहा था, क्योंकि ये था मन में कि कौन डायरेक्ट देखे। लेकिन उसमें समस्या ये होती है कि जब ध्यान न दो तो और ध्यान जाता है। अरे आज भैया जी कहें सिर्फ इतना ही।